2020 की क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन में बनी टेनेंट उनके करियर की अब तक सबसे बुरी मूवी है। और हाँ, कमेंट्स में चिल्लाने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास ठोस रीजन भी है। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। 1997 से 2020 तक उनकी डायरेक्ट की गई सभी पिक्चरों में से टेनेंट की रेटिंग सबसे लो है। सो बाय दैट मींस टेनेंट उनके करियर की सबसे बुरी मूवी कहलाएगी। अब देखो, मूवी कहानी के बारे में समझाने लगूंगा तो वीडियो घंटे भर से भी ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि टाइम ट्रेवल मूवीज में बकचोदी क्या होती है कि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग टाइमलाइन चलती है। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल में एज अ होल इंडल्ज होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा उनकी एग्जिस्टेंस कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। डार्क सीरीज इतनी ज्यादा पजल्ड क्यों लगती है? क्योंकि सीरीज का हर एक कैरेक्टर, ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर अपने टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट में घुसा हुआ है। उसके बाद जहां बात रही अपनी टेनेंट की, तो इसकी कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल तक ही काम नहीं करती, बल्कि इसके अलावा इसमें दुनिया को बचाना भी है, एल्गोरिथम के बारे में जानना है, पैराडॉक्सेस और थ्योरीज को समझना है, इन्वर्जन को भी समझना है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मूवी ऐसे फील होती है कि मूवी किसी साइंटिस्ट ने लिखी है और उसे समझा भी रहा है वो। अब देखो, मूवी बहुत ही ज्यादा यूनिक, कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इतनी ज्यादा थ्योरीज, टेक्निकलिटी, सिनेमैटिक एक्सीलेंस और विजुअल्स के अलावा मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनली कोल्ड फील होती है। अब ऐसी बात नहीं है कि मूवी में इमोशंस नहीं है, अपने कैरेक्टर्स रोते हैं, उन्हें दर्द होता है, वे डरते हैं, बट ये सारी चीजें उस लेवल पे फील नहीं हो पाती जैसे नोलन की पास्ट की मूवीज में हुआ करती थी। क्योंकि इसका भी एक काफी अच्छा रीजन है कि मोस्ट ऑफ द नोलन के स्क्रीन प्लेस उन्होंने किसी के साथ ही लिखे हैं, स्पेशली अपने भाई जोनाथन नोलन के साथ। और वो सारी मूवीज कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, सिनेरियोस और प्लॉट के पर्सपेक्टिव से इमोशनली रिच दिखती हैं। अब 2017 की नोलन की मूवी डंकर्क में बहुत ही कम डायलॉग्स थे, क्योंकि इसे लिखा ही इस तरह गया था, कहानी की मांग यही थी, जिससे ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। और एक बात और ये भी गौर करने वाली है कि नोलन की ज्यादातर मूवीज की एंडिंग का कुछ मतलब नहीं बनता। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको एक क्लिफ हैंगर पे अटका के छोड़ देती हैं कि आप सोचें, जैसे कि द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मूवी करती है। मगर अपने भाई के साथ लिखी हुई मूवीज की बात करें तो जैसे अगर सुपर हीरो जॉनर को अगर हम छोड़ भी देते हैं, तो उनकी मूवीज जैसे कि इंटरस्टेलर, द प्रेस्टीज, मेमेंटो काफी हैवीली इमोशंस से रिच है। और अगर इमोशंस की बात कर ही रहे हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी बैट ट्रिलॉजी ही देख लें, कितने ज्यादा इमोशंस है। और उसके बाद मूवी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इतने हैवी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी आपको समझने का टाइम ही नहीं देती, क्योंकि भाई ये सारी चीजें कुछ नॉर्मल तो है नहीं, सबका दिमाग साइंस की तरह काम नहीं करता। जैसे कि इस मूवी में भी नोलन ने डार्क नाइट की तरह पिक्चर स्टार्ट होते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है, और मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था कि ये सब हो क्या रहा है। डार्क नाइट में तो एक्शन टेक प्लेस करने के साथ साथ हमें ये बात तो समझ में आती है कि कौन इसके पीछे है, क्या मास्टर प्लान है, बट इस पिक्चर को लिटरली ये बात समझानी पड़ती है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आता है कि कैरेक्टर के डेप्थ और मोटिवेशंस बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं थे। अब हाँ गुरु, ये बात मैं समझता हूँ कि ये एक स्पाई मूवी है और स्पाई की बैक स्टोरी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके राज के भी राज होते हैं। जैसे कि हम भले ही जेम्स बॉन्ड के बारे में काफी कुछ जानते हो, मगर हम उसके बारे में सब नहीं जानते, क्योंकि ही इज अ फकिंग स्पाई। और ठीक यही सारी बातें जॉन विक, ईथन हंट और जेसन बॉर्न जैसे कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई होती हैं। मगर फिर भी हम इन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनकी रेपिटेटिवली मूवीज और सीक्वल्स आती रहती हैं। हम कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में ओवरऑल समझ जाते हैं कि वे कर क्या सकते हैं। मगर फिर भी जब एक स्पाई मूवी इतने हार्ड इमोशंस को जाहिर करती है, वो भी इतने फैंसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसके मोटिवेशंस अनइन्वेंटिव लगते हैं। पिक्चर हमें समझने का इतना टाइम नहीं देती कि हम कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी में अपने आप को रूट कर सके। जब ऑलमोस्ट मूवी के ज्यादातर सीन्स के दौरान अगर ऑडियंस अपनी कहानी, अपने कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज ही रहेगी, तो वो उसके मार खाने, रोने, हंसने, दोस्ती, फ्रेंडशिप को कैसे फील कर पाएगी। मगर अब बात ये नहीं है कि मूवी के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर ऐसे ही हैं। मुझे प्रिया, कैट, एंड्रे सैटर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा समझ में आया, स्पेशली कैट का कैरेक्टर। उसके अपने बच्चे को लेकर लगाव, उसके पति से उसका डर, मतलब कि कुल मिला जुला के उसके इमोशंस मुझे समझ में आ रहे थे, क्योंकि उसके मोटिवेशंस क्लियर और स्ट्रॉन्ग थे। और ठीक यही बात प्रिया और एंड्रे सैटर में भी दिखती है। मगर मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स नील और द प्रोटैगनिस्ट हमें ज्यादा कुछ नहीं बताते, क्योंकि जाहिर सी बात है, समझ आता है कि उन्हें लिखा ही ऐसा गया है। मूवी में प्रोटैगनिस्ट को उतना ही पता है जितना हमें पता है, मगर काफी सारी चीजें ऑफ कैमरा होके ना पता होने के साथ, डिटैच्ड डायरेक्टिंग होने के साथ मूवी अपने सोल को लैक करती है। क्योंकि कोई भी पिक्चर आपको तभी इंप्रेस कर पाएगी जब वो आपके दिल को छू जाए। मूवी की एंडिंग वो इमोशन लाने की कोशिश करती है, बट होता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल तौर से अच्छी है। मतलब कि अपने डिस्प्ले विजुअल्स को लेकर, इवेंट्स, सीन्स और अपने थ्योरीज की विजुअल इंपैक्ट्स को लेकर यूनिक और काफी आउट ऑफ द फील्ड है। मैंने आज तक कभी भी ऐसी टाइम वाली मूवीज नहीं देखी जिसमें ऐसे विजुअल्स हमें देखने को मिले हैं। मूवी में काफी सारे सीन्स ऐसे हैरान कर देने वाले हैं कि भाई सोच के आदमी हैरान हो जाता है कि भाई पोस्ट प्रोडक्शन में कितनी मेहनत लगी होगी, किस तरीके से सोचा गया होगा कि हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे फिल्मिंग के दौरान। क्योंकि भाई एक कैरेक्टर तो पहले इन्वर्टेड है, दूसरा नॉन इन्वर्टेड, और यही बात खत्म नहीं हो जाती। ये भी
भी बात डिपेंड करती है कि कौन सा सीन हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मूवी श्योरली अपनी विजुअल स्टाइल से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत ही कामयाब है, मगर जब थ्योरीज चलने लगती हैं और वही सब सेम थ्योरीज, अब वो चाहे टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट हो, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, इन्वर्जन थ्योरी, टाइम एंड इट्स एंथ्रोपी, मतलब कि ये सारी जो फैंसी पैराडॉक्स और थ्योरीज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है हमें, मगर विजुअल तौर से समझना और आसान होता है। नोलन अपने ऐसे टॉप डायरेक्टर्स में से एक आते हैं जो कभी भी अपने करियर में फेल नहीं हुए, चाहे क्रिटिकली या फिर कमर्शियली। उनकी नॉन लीनियर डिटैच्ड स्टोरी टेलिंग का तरीका उन्हें यूनिक बनाता है, मगर क्या हर बार? मेरे ख्याल से नहीं। मगर इन दी एंड ऑफ द डे टेनेंट एक काफ़ी अच्छी स्पाई मूवी है, काफ़ी कूल विजुअल्स के साथ, मगर फिर वही सारी चीज़ों को बार बार देखना किसी और एंगल से, किसी और तरीके से, पर्सपेक्टिव अभी वही सेम है तो कुछ नया फील नहीं होता। मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पिक्चर अपने एक्सपोजिशन को लेकर थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि अगर आप नोलन की स्क्रीन प्ले राइटिंग के तरीके को देखोगे तो वो स्टैंडर्ड 3 स्टेज स्क्रीन प्ले राइटिंग का तरीका नहीं अपनाते। और एक बात ये भी है कि मूवीज एक आर्ट है, साइंस नहीं। हम साइंस को आर्ट के जरिए देख रहे हैं, और अगर मेरे को सेम ओल्ड फैशन लेक्चर्स ही सुनने हैं तो मैं वापस कॉलेज ना चला जाऊं। अब देखो, सबकी अपनी पिक्चरों को देखने का तरीका अलग होता है। एक साइंस का प्रोफेसर इस मूवी को किसी और तरह से देखेगा और एक 9 साल का बच्चा इसे किसी और नजर से देखेगा। और एक ये भी बात है कि नोलन की मूवीज से हम टैरेंटिनो वाला एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हम यही मान के चलते हैं ना कि मूवी अपनी टेक्निकल एबिलिटीज, साइंस के प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स, न्यू सिनेमा एक्सपीरियंस, प्लॉट और डिटेल्स को लेकर फेनोमिनल होगी। और ये मूवी वो करती भी है, चाहे वो सिनेमैटिक्स, वीएफएक्स, साइंस और कॉन्सेप्ट्स ही क्यों ना हो। मूवी इन सब चीजों में सबसे बेस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मगर नोलन की ये टेनेंट मूवी अपनी बेसिक ह्यूमन इमोशंस, कैरेक्टर्स को एक दूसरे को लेकर इमोशनल कनेक्शन पे काफी ठंडी पड़ जाती है। मूवी का हर एक सीन का डायलॉग ऐसे फील होता है कि बस काम ही की बातें हो रही हैं, हम अपने कैरेक्टर से कनेक्ट होने वाली कुछ बातें कर ही नहीं रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, जैसे मैंने बोला ही कि मूवी इमोशंस दिखाने की कोशिश करती है, बट वो मार्क मीट नहीं कर पाती, सिर्फ कैट के कैरेक्टर को छोड़ के, क्योंकि काफी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैराडॉक्सेस हमने अभी अभी एक्सपीरियंस करे हैं। साला एक समझने में गाड़ फट जाती है, इसमें तो दर्जन भर है। और आम आदमी का दिमाग इतना तेज नहीं चलता है, वो इतना सोचता भी नहीं है। एक लेमैन बस इतना ही जानता है कि क्या हो रहा था, दुनिया खत्म हो रही थी। ए यार, ये तो हॉलीवुड का रोज का काम है। खैर, मैं अभी इस मूवी को लेकर काफी कुछ कह सकता हूं, क्योंकि ये बात मूवी की मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये अपनी कहानी को बहुत ही कंसील्ड वे में एंड करती है, काफी सारे सवालों के साथ जिसके आंसर्स मूवी में ही है, मगर सिर्फ एक अच्छी नजर चाहिए आपको। तो अगर आपको टेनेंट के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो मे बी शायद 30 के लाइक्स कर दो। मैंने कभी एम तो नहीं किया है और लिटरली पब्लिकली भीख मांगते हुए शर्म आ रही है। तो अगर आपको इसके बारे में और अच्छे समझना है तो एम कंप्लीट कर दो। इसके अलावा मैं सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता हूं, सबका अपना डिफरेंट तरह से फील करने का तरीका होता है, तुम्हारा भी होगा, बट जबरदस्ती पीर प्रेशर में आके अपनी ओपिनियंस मत बदल लेना कि दुनिया जो कह रही है वही तुम भी कहो। ऑनेस्टली जैसा फील हुआ, जैसे एज एन ऑडियंस ग्रुप में तुम किसी पिक्चर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।